एनाटॉमी के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में है। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने परमानेंट टिश्यूज के बारे में कंप्लीट कर लिया था और उसके साथ ही हमारा मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट और स्पेशल टिश्यूज तीनों कंप्लीट हो गया था। अब तीनों को हमें समराइज करने के लिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टिश्यू सिस्टम। और टिश्यू सिस्टम में हमारा जो पहला पार्ट है वो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो एपिडर्मिस और उससे संबंधित भागों के बारे में है। ये है हमारा सिलेबस जो हर वक्त हर वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है वो हमारा अब कंप्लीट हो चुका है और जो रेड कलर में आप देख रहे हो टिश्यू सिस्टम, वो है आज का हमारा टॉपिक टिश्यू सिस्टम के बारे में, जो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा होता है हमारा वेस्कुलर बंडल सिस्टम। और जिसमें से हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एपिडर्मिस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, एक स्टेम का अगर हम सेक्शन कटिंग करें तो सबसे ऊपर की तरफ हमें एपिडर्मिस दिखाई देती है और उसके बाद में जो बाकी के पार्ट्स हैं वो हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो पर्टिकुलरली हमारा सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसी के बारे में है। और जो एपिडर्मिस है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है, एपिओडर्मा। एपी का मतलब होता है ऊपर या अपॉन, और डर्मन का मतलब होता है स्किन, स्किन के ऊपर वाली जो कवरिंग। जो अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब पार्ट्स को कवरिंग करते हुए जो लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। और ये सबसे बाहर वाली परत होती है और ये स्ट्रक्चर और फंक्शन में अलग अलग प्लांट्स के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव होता रहता है। किस तरह से क्या होता है स्ट्रक्चर में और फंक्शन में वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जो एक बात कॉमन है वो ये है कि ये सबसे आउटर कवरिंग होती है, बाहर वाली परत होती है, जो निश्चित रूप से अंदर वाले जितने भी पार्ट्स हैं उन सब को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एपिडर्मिस की ओरिजिन कहाँ से हुई? हम लोग जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे थे उस वक्त हमने ये देखा था, एपिकल सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था, हिस्टोजन थ्योरी के बारे में पढ़ा था, ट्यूनिक और कॉर्पस थ्योरी के बारे में पढ़ा था। और उस वक्त जब हम हिस्टोजन थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे उस वक्त एक टर्म आई थी प्रोटोडर्म, जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है। तो प्रोटोडर्म से एपिडर्मिस का ओरिजिन है वो होता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में अक्सर इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि एपिडर्मिस की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। तो प्रोटोडर्म से एपिडर्मिस की उत्पत्ति हुई है। अब हम एक अलग बात कर रहे हैं। एपिडर्मिस है वो स्टेम के ऊपर भी होती है और रूट के ऊपर भी होती है, लेकिन जो एपिडर्मिस वर्ड है वो पर्टिकुलरली हम स्टेम के सेंस में यूज करते हैं। रूट के सेंस में हम आउटर कवरिंग को एपिब्लेमा शब्द से यूज करते हैं, या उसको हम राइजोडर्मिस भी बोलते हैं, या उसको हम पिलीफेरस लेयर्स के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि उनमें एक फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है? वो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि रूट की जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर क्यूटिकल नहीं पाई जाती है, और दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि उसके ऊपर स्ट्रोमेटा नहीं होते हैं। ये दोनों चीज़ें स्टेम की एपिडर्मिस के ऊपर पाए जाते हैं। स्टेम की जो स्टोमेटा होते हैं उससे पानी बाहर निकलता है, लेकिन रूट की जो एपिडर्मिस होती है उससे रूट हेयर्स निकलते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इसलिए स्ट्रक्चर और फंक्शन में अलग अलग होने के कारण से रूट की जो एपिडर्मिस होती है उसके लिए हम जो शब्द यूज करते हैं वो एपिब्लेमा है, या राइजोडर्मिस है, या पिलीफेरस लेयर्स है। और स्टेम की जो एपिडर्मिस होती है उसके लिए हम एपिडर्मिस शब्द यूज करते हैं। वही बात मैं वापस बतला रहा हूँ, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है और प्राइमरी प्लांट बॉडी की वो रूट की भी होती है, स्टेम की भी होती है, लीफ की भी होती है,
किसी की भी जो आउटर लेयर होती है, पर्टिकुलरली हम रूट, स्टेम और लीफ के सेंस में यूज करते हैं। रूट के सेंस में अलग वर्ड है, लेकिन आउटर कवरिंग है तो उसको हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। डियर फ्रेंड्स, एपिडर्मिस के ऊपर हेयर्स भी पाए जाते हैं, स्टोमेटा भी पाए जाते हैं और दूसरी अन्य स्पेशलाइज्ड सेल्स भी पाई जाती है। इसलिए एपिडर्मिस सभी प्लांट्स में एक जैसी नहीं होती है, मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग भी और फंक्शन के अकॉर्डिंग भी। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपके सामने जो स्लाइड आ रही है उसमें आप देख रहे हो कि एपिडर्मिस एक लेयर की भी हो सकती है और बहुस्तरीय भी हो सकती है। मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर ये एक स्तरीय होती है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स जो आगे चलकर हम देखेंगे उनमें ये बहुस्तरीय भी होती है। ऐसा क्यों होता है ये अब आगे चलकर बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैक्सिमम जो स्पर्मेटोफाइट्स हैं उनके अंदर एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर्ड होती है और उसको हम यूनिसेरिएट एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो फैमिलीज हैं, जैसे मोरेसी, बिग्नोनियेसी, पाइपीरेसी, चिनोपोडियेसी, इनके अंदर ये एक से ज़्यादा परत वाली होती है और एक से ज़्यादा परत वाली होने के कारण से हम इसको मल्टीसीरियड एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं, और जो कि मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती है इनर ग्राउंड टिश्यूज के मुकाबले में। ये देखिए यूनिसीरिएट और मल्टीसीरिएट के बारे में जैसा कि आपको बतलाया गया है। एक बात वापस से समझ लीजिएगा, मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर ये एक परत वाली होती है, लेकिन आवश्यकता अनुसार जो फैमिलीज मैंने आपके सामने लिखी है उनमें ये मल्टीसीरिएट हो जाती है। यूनिसीरिएट यानी एक लेयर वाली जो एपिडर्मिस होती है उस केस में उसके जस्ट नीचे वाली जो परत होती है उसको हम हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं। जैसा कि उसका मीनिंग बताया गया है, हाइपोडर्मा मतलब स्किन के नीचे, यानी एपिडर्मिस के जो नीचे जो लेयर आ रही है वो आपको हाइपोडर्मिस है। और जो मल्टीसीरिएट होती है उसके अंदर जो एपिडर्मिस के नीचे वाले जो टिश्यूज होते हैं वो पेरिक्लाइनल डिवीजन के कारण से डेवलप होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोटोडर्म के अंदर जो एपिडर्मिस की लेयर बनती है उसमें लगातार पेरिक्लाइनल टाइप के विभाजन होकर वो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर का निर्माण कर देती है और उसको हम मल्टीसीरिएट एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। और वेलामेनक नामक जो टिश्यूज है जो कि एपीफाइट यानी ऑर्किड्स के अंदर, रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वेलामेन का नाम जब हम एपीफाइट पढ़ेंगे, जब हम ऑर्किड पढ़ेंगे तो रूट के अंदर एक विशेष प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं जिनको हम वेलामेन कहते हैं, और ये एपीफाइट्स दूसरे पौधों के ऊपर पाए जाते हैं और इनकी जो जड़ें होती है वो हवा में लटकी हुई होती है और वातावरण की नमी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। वेलामेन के अलावा जो प्लांट्स रेगिस्तान में पाए जाते हैं उनमें से कुछ पौधों के अंदर भी मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस पाई जाती है, जिसमें से हम नीरियम की जब पत्ती का सेक्शन कटिंग करते हैं तो उसमें यह मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस होती है। इसी तरह से जब हम फाइकस का करते हैं तो उसमें भी होती है। ये वेलामेन टिश्यूज का एक एग्जाम्पल आपके सामने है। ऑर्किड की रूट, ऑर्किड है वो दूसरे प्लांट्स पे लटके हुए रहते हैं जैसा कि पहले वाले चित्रों में आप देख रहे हो, और दूसरे वाला जो डायग्राम है उसमें जो ऊपर की तरफ लाइट येलो कलर में जो टिश्यूज आप देख रहे हो ये वेलामेन है और ये मल्टीसीरिएट एपिडर्मिस का एग्जाम्पल है। और ये स्पंज के समान टिश्यूज होते हैं जो वायुमंडल की नमी को सोखने का काम करते हैं और जड़ के पर ये पाए जाते हैं और जड़ से ये बाहर के वातावरण की नमी को सोख कर जो रूट के जाइलम वाला पार्ट है वहाँ तक पहुँचा देते हैं और वहाँ से फिर पूरे पौधे में पहुँचाने का काम करते हैं। देखिए किस तरह से ये अपना काम करते हैं। उसके बाद में हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के कंपोनेंट्स यानी कौन कौन से भाग है, किस तरह से हम लोग एपिडर्मिस का अध्ययन कर सकते हैं। तो अध्ययन करने के लिए हम एपिडर्मिस को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एपिडर्मिस एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम की तरह काम करता है क्योंकि यहाँ पर अनेक तरह की सेल्स है वो पाई जाती है और
उसके अनुसार हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सामान्य सेल की संरचना के बारे में, एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं, स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। और 3 नंबर पे हमने लिखा है एपिडर्मल अपेंडेजेस के बारे में। कहने का मतलब कुछ खास संरचनाएं जो एपिडर्मिस पर बन जाती है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम लोग चलेंगे। नंबर 1 ऑर्डिनरी सेल, नंबर 2 स्टोमेटा और नंबर 3 एपिडर्मल सेल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डिनरी सेल्स के बारे में। ऑर्डिनरी सेल्स का अध्ययन करने के लिए, एक सामान्य सेल के संरचना का अध्ययन करने के लिए हम फिर उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम उसके दीवार का अध्ययन करेंगे। 2 नंबर पे हम उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। और 3 नंबर पे जो ये सेल है, ये सेल किस प्रकार से अपनी संरचना बदल लेती है उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके अंदर जो कंटेंट पाया जाता है वो कुछ खास परिस्थितियों में चेंज हो जाता है। तो ये 3 हेडिंग्स में हम एक जो ऑर्डिनरी सेल है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो ऑर्डिनरी सेल है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये पेरेन्काइमा की बनी हुई होती है और सामान्यतः ये आकार में या आकृति में आयताकार होती है, लेकिन ये साइज, शेप और अरेंजमेंट में अलग अलग हो सकती है। जैसा कि मैंने ये कहा कि ये आयताकार होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स जिसमें पर्टिकुलरली हम केपेरिस का एग्जाम्पल देते हैं, केर का एग्जाम्पल देते हैं, जो हमारे रेगिस्तान में पाया जाता है। केर की जब स्टेम का सेक्शन कटिंग करने के पश्चात जब हम एपिडर्मिस को देखते हैं तो वो आयताकार नहीं होकर इलोंगेटेड होता है। कहने का मतलब बाहर से अपने सरफेस एरिया को कम कर लेता है। ये एक अडेप्टेशन है अपने सरफेस एरिया को कम करके ट्रांसपायरेशन की रेट को कम करने का। तो शेप, साइज और अरेंजमेंट है वो अलग अलग हो सकता है। कोशिकाएं एक दूसरे के साथ सटी हुई होती है। कहने का मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो नहीं पाए जाते हैं। और सेल्स की जो शेप है वो अलग अलग हो सकती है, जैसा कि 5 नंबर पॉइंट में आपको दिखाई दे रहा है। तो जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उसी के अनुसार उसमें बदलाव है वो हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट वॉल स्ट्रक्चर के बारे में। वॉल स्ट्रक्चर के बारे में जैसा मैंने कहा, ज़्यादातर में ये आयताकार होती है। बाहर की जो दीवार होती है वो कंपैरेटिवली थिक होती है और नीचे वाली जो दीवार होती है वो कंपैरेटिवली थिन होती है। देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये कि अपने आप का बचाव करने के लिए बाहरी तौर पर थिक है और इनर तौर पर है वो थिन पाई जाती है। ज़्यादातर पौधों में यही होता है। एक एग्जाम्पल है वो आपके सामने लिखा हुआ है, लीव्स ऑफ कॉनिफर्स। उसके बाद में एक वर्ड और आ रहा है जो कि अक्सर हम आपसे पूछ लेते हैं। जो एपिडर्मिस होती है उसमें कुछ स्पेसेस पाए जाते हैं, उन स्पेसेस को हम कहते हैं इंटरफाइब्रल स्पेसेस। और उनके लिए जो शब्द यूज किया जाता है ये है ट्राइकोड्स या एक्टोडेस्मेटा। ये भी क्वेश्चन में हम आपसे पूछ लेते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि जो एपिडर्मिस की आउटर कवरिंग या आउटर वॉल होती है उस पर कुछ फाइबर टाइप के स्पेस होते हैं जिनको इंटरफाइब्रल स्पेसेस के नाम से जानते हैं, और उनका नाम क्या है ये हमें ध्यान में रखने की बात है। इसके बाद में टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि जो सेल एपिडर्मिस होती है उसमें एक विशेष प्रकार का फैटी सब्सटेंस, रासायनिक पदार्थ क्यूटीन का सिंथेसिस होता है। और ये क्यूटीन बनकर ऊपर की तरफ मूव करता है और कोशिका के बाहर निकलकर उस एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर का निर्माण कर लेता है और उस लेयर को हम कहते हैं क्यूटिकल। कितना आसान सी बात हो गई है कि क्यूटिन कोशिका के अंदर बनती है और वो ऊपर की तरफ मूव करती है और मूव करने के पश्चात कोशिका से बाहर जाकर उसके ऊपर एक थिक कवरिंग का निर्माण कर लेती है और उसको हम कहते हैं क्यूटिकल। और यही वो क्यूटिकल है जो उस एपिडर्मिस की प्रोटेक्शन या रक्षा करने का काम करती है। देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। किस प्रकार से ये क्यूटिन बना है, किस प्रकार से ये ऊपर की तरफ मूव हुआ है और किस प्रकार से क्यूटिकल का निर्माण हुआ है, ये हमें देखने की बात है। और इस पूरे प्रोसेस को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं क्यूटिनाइजेशन और एक को हम कहते हैं क्यूटिक्युलराइजेशन। जो क्यूटिन बनकर ऊपर की तरफ मूव हो रहा है और उस स्पेस को भर रहा है उसको हम कहते हैं क्यूटिनाइजेशन।
और पूरी क्यूटिकल के निर्माण को हम कहते हैं क्यूटिक्युलराइजेशन। क्योंकि क्यूटिकल का निर्माण एक पल में या 2 पल में या 4 पल में नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, टाइम लगता है। टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि जो क्यूटिन बन रहा है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर कर क्यूटिकल के ऊपर के स्पेस को कवर करने का काम कर रहा है। जो ऊपर की तरफ मूव होकर जो उस एरिया को कवर करने का काम कर रहा, भरने का काम कर रहा है, उसके लिए वर्ड है क्यूटिनाइजेशन। और कंप्लीट क्यूटिकल निर्माण को हम कहते हैं क्यूटिकुलराइजेशन। क्यूटिकल जो है वो रूट के ऊपर एब्सेंट होती है, जैसा कि शुरू में मैंने बताया। और डियर फ्रेंड्स, जो प्लांट्स ड्राई हैबिटेट्स में या रेगिस्तान में या जीरोफिटिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्यूटिकल कुछ ज़्यादा ही मोटी होती है, क्योंकि अपने आप का बचाव करना है उसको। इसके अलावा क्यूटिकल की जो सरफेस है वो स्मूथ भी हो सकती है, रफ भी हो सकती है, और उसके ऊपर रिजेज और फर्रोज, गर्त और उभार भी पाए जा सकते हैं। जिस प्रकार की वातावरणीय अवस्था में वो प्लांट ग्रो कर रहा है उसके अनुसार उसमें बदलाव हो जाता है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि ब्रेसिका है, डायंथस है, उसमें जो कवरिंग है उसके ऊपर जो वैक्स भी पाया जाता है जो कि ग्रेन्यूल्स के रूप में पाया जाता है। और इसके अलावा जो सेकेरम है, सेकेरम का मतलब जो अपन सेकेरम ऑफिसिनेरम जो है वो गन्ना है, और इसके अलावा सेकेरम मुंजा है वो अपने जो सरकंडा होता है खेतों में पाया जाता है। उनके ऊपर जो क्यूटिकल है वो रोड शेप के अंदर भी पाई जा सकती है, कंटिन्यूस लेवल में भी होती है जैसा कि थूजा में है। और इसके अलावा जो एगेव है उसके अंदर जो क्यूटिकल है उसके नीचे वैक्सी कवरिंग भी पाई जाती है। ये सारे के सारे अपने आप को अडेप्ट करने के साधन हैं, अपने आप के बचाव करने के साधन हैं। इसके अलावा एपिडर्मिस के ऊपर सिलिकॉन सॉल्ट्स हो सकते हैं, लिग्निन पाया जा सकता है, पेक्टिन पाया जा सकता है। देखिए पहले वाले पॉइंट में सिलिकॉन सॉल्ट्स के बारे में बताया गया है। एपिडर्मिस वॉल के अंदर सिलिकॉन सॉल्ट्स है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसा कि इक्वेसिटम जो कि टेरिडोफाइट है। इसके अलावा साइप्रेसी फैमिली, पामी फैमिली, मैग्नोलिएसी फैमिली, इन सब के अंदर भी जो एपिडर्मिस होती है सिलिकॉन सॉल्ट पाया जा सकता है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल जो सेकंड पॉइंट में दिया जा रहा है नीरियम, और उसके अलावा जो ग्रासेस है, क्यूरकस है, और ग्रेमिनी के फैमिली के जो राइजोम्स होते हैं उनके अंदर लिग्निन है वो रेयरली पाया जा सकता है, मना नहीं हो रहा है यहाँ पर। इसके अलावा क्यूटिकल नेयर के नीचे पेक्टिन भी पाया जा सकता है। पहले एपिडर्मिस, उसके ऊपर क्यूटिकल, और दोनों के बीच में पेक्टिन। और ये पेक्टिन फंजाई के लिए बहुत उपयोगी होती है, फंजाई उसको यूज कर सकती है, इसलिए दोनों प्लेयर के बीच में फंजाई की प्रेजेंस होती है। यही वो रीज़न है पेक्टिन का पाया जाना फंजाई को बढ़ावा देता है, ये आपको याद रखना है। ये हो गया वॉल स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर, प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, जो एपिडर्मिस होती है सामान्यतः उनके अंदर ल्यूकोप्लास्ट्स पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट सामान्यतः नहीं पाया जाता है। लेकिन जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जा सकता है। और जो टेरिडोफाइट्स या शेड लविंग प्लांट जो छाया में होते हैं पर्टिकुलरली, उनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जा सकता है। एंथोसाइनिन मतलब अलग अलग तरह के जो पिगमेंट्स होते हैं वो एपिडर्मिस के सेल्स में पाए जा सकते हैं। इसके अलावा टेनिन पाया जा सकता है, म्यूसिलेज पाया जा सकता है, और जो अन्य प्रकार के क्रिस्टल्स हैं वो भी एपिडर्मिस की कोशिकाओं में पाया जा सकता है। एक जीवित कोशिका है ये, जिसमें एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है जो सभी को चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये था प्रोटोप्लास्ट के बारे में। अब हम आ गए हैं तीसरे पॉइंट पर, एपिडर्मिस की जो स्पेशल स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में। पहला जो पॉइंट आ रहा है ये ग्रेमिनी फैमिलीज़ के बारे में आ रहा है। ग्रेमिनी फैमिलीज़ के अंदर इलोंगेटेड एपिडर्मल सेल्स होती है, लॉन्ग, और लॉन्ग सेल्स के बीच में शॉर्ट सेल यानी छोटी सेल्स भी पाई जाती है, लंबी छोटी फिर लंबी फिर छोटी। कहने का मतलब इलोंगेटेड एपिडर्मल सेल्स के बीच में छोटी छोटी सेल्स भी पाई जाती है। और ये छोटी सेल्स, स्मॉल साइज की जो सेल्स हैं, ये दो प्रकार की हो सकती है।
एक को हम सिलिकॉन सेल्स कहते हैं और दूसरे को हम कॉर्क सेल्स कहते हैं। सिलिकॉन सेल्स का मतलब ये हुआ इनके अंदर सिलिका पाई जाती है जो उसकी दीवार को थिक और क्यूटिनाइज्ड बना देती है, और दूसरे वाले को कॉर्क सेल्स कहते हैं जिसमें सुबेरिन होता है। सुबेरिन के कारण से वो कॉर्क सेल्स हैं और सिलिका के कारण से वो सिलिकॉन सेल्स हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अब हम एक और महत्वपूर्ण पॉइंट पर आ गए हैं जिसको हम कहते हैं बुल्लीफॉर्म सेल्स। सामान्यतः हमने ये ऑब्जर्व किया है कि ग्रासेस के अंदर सामान्यतः पत्ती है वो काफ़ी लंबी होती है। सबने देखा होगा, बाजरे में देखा होगा, गेहूं में देखा होगा, मक्का में देखा होगा, और इसके अलावा जो वाइल्ड ग्रासेस उगती है उनमें हम सब ने देखा है कि जब हवा चलती है सारी पत्ती आपस में मुड़ जाती है, और जब हवा निकल जाती है पत्ती वापस सीधी हो जाती है। वो सीधी जब होती है, क्या वो पत्ती टूट कर आती है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रासेस है उसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करती है, और उस खास प्रकार की कोशिकाओं को हम बुल्लीफॉर्म सेल्स के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल कोशिकाएं होती है उन नॉर्मल कोशिकाओं के बीच बीच में लंबी कोशिकाएं पाई जाती है, और ये जो लंबी कोशिकाएं हैं ये जिनको हम बुल्लीफॉर्म सेल्स कहते हैं, ये पत्ती को रोल और अनरोल होने में उसकी हेल्प करता है। ये सामान्यतः ग्रेमिनी फैमिलीज के अंदर पाई जाती है। विशेष रूप से ये इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने कहा ग्रासेस के अंदर। तो एक पत्ती का एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहा है, और बड़ी बड़ी पत्ते ये नॉर्मल सेल्स के बीच में लंबी लंबी कोशिकाएं दिखाई दे रही है आपको, ये बुल्लीफॉर्म सेल्स हैं। जब आपको बुल्लीफॉर्म सेल्स के बारे में पूछा जाए तो इस प्रकार का डायग्राम आपको बना के देखना है। ये एक और डायग्राम जो कि पत्ती का है, ग्रास की पत्ती का है। देखिए ऊपर जो एपिडर्मिस दिखाई दे रही है आपको, बाकी सारी कोशिकाएं छोटी छोटी है, लेकिन कुछ कोशिकाएं देखिए साइज में कितनी बड़ी दिखाई दे रही है। ये जो बड़ी वाली कोशिकाएं हैं इनको हम बुल्लीफॉर्म सेल्स के नाम से जानते हैं, और ये पत्ती को मुड़ने में और वापस नॉर्मल होने में उसकी हेल्प करता है। डियर फ्रेंड्स, ये बुल्लीफॉर्म के बारे में। अब तीसरा पॉइंट आपका आ रहा है सिस्टोलिथ या माइरोसिन सेल्स के बारे में। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो एपिडर्मिस है वो सामान्यतः बहुस्तरीय होती है, और बहुस्तरीय होने के कारण से उनमें नीचे एक खास स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। उस खास स्ट्रक्चर को हम सिस्टोलिथ के नाम से जानते हैं, और ये एकेंथेसी, मोरेसी, यूटिकेसी, कुकुरबिटेसी नामक फैमिलीज में पाया जाता है। और ये सिस्टोलिथ नामक जो स्ट्रक्चर बनती है इसके अंदर बहुत सारे क्रिस्टल्स आकर जमा हो जाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट्स, ये इनके क्रिस्टल्स हैं वो इनमें पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन फैमिलीज़ के जो प्लांट्स हैं वो ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पर इन क्रिस्टल्स की बहुतायत होती है, और वो क्रिस्टल्स इन प्लांट्स में आके जगह जमा हो जाते हैं। हम प्रैक्टिकल में एक अपने बरगद की पत्ती का सेक्शन कटिंग करते हैं तो उसमें सिस्टोलिथ है वो हमें बहुत साफ दिखाई देती है। निश्चित रूप से जब प्रैक्टिकल होगा तो हम आपको दिखाएंगे। अगले वाली स्लाइड में हम उसका डायग्राम भी आपको दिखाते हैं। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और हमें जानने को मिलती है माइरोसिन सेल्स के नाम पे। माइरोसिन सेल्स वो कोशिकाएं होती है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जो कि कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स में पाई जाती है, और इन कोशिकाओं के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्लांट को एडवर्स यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में सरवाइव करने में उनकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। हम लोग जो प्रैक्टिकल में आपको कंडी करवाते हैं उसमें कैपेरिस का हम आपको तना कटवाते हैं। उस एपिडर्मिस की जो लीव्स की जो एपिडर्मिस की कोशिकाएं होती है वो इलोंगेटेड होती है, और उनके नीचे की तरफ और उन कोशिकाओं के पर्टिकुलरली बीच में से निकलती हुई उल्टे वाई की आकार की कुछ कोशिकाएं होती है, उनको हम माइरोसिन सेल्स के नाम से जानते हैं। क्रूसिफेरी में भी होती है, कैप्रिडियसी फैमिलीज में हुई होती है, जो कि एंजाइम्स को कंटेन करती है और प्लांट को एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करने में उनकी मदद करती है।
ये देखिए 2 डायग्राम आपके सामने हैं। पहले में ये फाइकस यानी बरगद की पत्ती का डायग्राम है। ऊपर की तरफ आप थैले के समान संरचना देख रहे हैं और दूसरे वाले में उसको क्लोजअप करके दिखाया गया है। और ये जो बीच में आप देख रहे हो, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स हैं। ये सिस्टोलिथ है। इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि सिस्टोलिथ क्या होती है और इसमें क्या पाया जाता है। ये बरगद की पत्ती का डायग्राम है। यहाँ पर ये कुछ बुक्स के मैंने रेफरेंसेस लिखे हैं जिनके माध्यम से ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो तैयार किया गया है और जिसमें से हम लोग आपको क्लास में भी पढ़ाते हैं और अगर हम इनका अध्ययन करेंगे तो ये टॉपिक है वो अच्छे से हम लोग कवर कर पाएंगे। लेकिन पर्टिकुलरली जो ये टॉपिक है वो इनमें से तैयार किया गया है तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा, ऐसा हम चाल मान के चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये टिश्यू सिस्टम का पहला पार्ट था एपिडर्मस टिश्यू सिस्टम। और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का भी पहला पार्ट, कहने का मतलब सिंपल ऑर्डिनरी सेल्स के बारे में। अगला जो टॉपिक आएगा वो स्टोमेटा के बारे में आएगा और फिर एपिडर्मल अपेंडेजेस के बारे में आएगा। आप देखिए, मनन कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए और जब आप वीडियो देख रहे होते हैं उसके बाद में इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो साइड में एक शब्द लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब, लाल रंग में, उसके ऊपर केवल आपको अपनी अंगुली टच करवानी है, सब्सक्राइब हो जाएगा। निश्चित रूप से ये टॉपिक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।